Hello everyone, class. Today we will proceed with the topic of organizing process. Organizing process involves 4 steps as compared to the planning process which included 7 steps. तो उस हिसाब से जो स्टेप्स है वो बहुत कम है, सिर्फ 4 ही स्टेप्स है. बट क्लास हर स्टेप के अंदर अपना एक कॉन्सेप्ट है, अपनी एक नॉलेज है विच वी मस्ट गेन टू अंडरस्टैंड दी बेसिक एसेंस ऑफ द स्टेप. ठीक है, तो हमें हर स्टेप को अगर अच्छे से समझना है, डिटेल में समझना है, तो हमें उसे डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा. तो क्लास अगर आप ध्यान से देखें तो देयर आर 4 स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस: आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. तो क्लास बेस्ट अप्रोच, जो बेस्ट अप्रोच है टू स्टडी दिस टॉपिक is first have a brief introduction of the organizing process with the help of an example. तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इन सभी स्टेप्स की ब्रीफिंग समझेंगे एंड देन वी विल प्रोसीड विद द डिटेल वाइज एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच पॉइंट. ओके क्लास, सो लेट्स बिगिन विद इट. यस क्लास, लेट्स बिगिन विद द एग्जाम्पल. क्लास ये 11 बेसिक एक्टिविटीज हैं जो किसी भी कंपनी में होती है. ठीक है, ये सिंपलेस्ट एक्टिविटीज हैं, ये इसलिए लिखी गई हैं ताकि आपको ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस बहुत इजीली समझ आ जाए. जैसे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ टूल्स. तो ये कुछ सिंपल हमने किसी भी कंपनी के अंदर जो भी एक्टिविटीज होती हैं उनको हमने आइडेंटिफाई किया. ठीक है, आप क्लास समझो. सबसे पहले जो सिमिलर एक्टिविटीज हैं उनको ग्रुप कर दो. हम खुद करते हैं, हम ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में बाद में आएंगे. सबसे पहले हमने क्या करा, जितनी भी एक्टिविटीज थी कंपनी के उनको आइडेंटिफाई कर लिया. सपोज एक कंपनी में इतनी बेसिक एक्टिविटीज होती है. ठीक है, अब इनके अंदर जो बेसिक आपको लग रहा है सिमिलर एक्टिविटीज है उनको हम एक साथ ग्रुप करते हैं. जैसे एक्टिविटी नंबर 1 परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड परचेज ऑफ टूल्स, हमें सिमिलर लग रही है, दोनों में परचेज का काम हो रहा है. तो हम फर्स्ट एंड थर्ड एक्टिविटी को हम एक ग्रुप में कर देते हैं. ठीक है, अगर हम बात करें सेकंड एक्टिविटी सेल ऑफ गुड्स, डिसाइडिंग अबाउट द प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट्स, डिसाइडिंग अबाउट द एडवर्टाइजिंग कैंपेन, ये हमें लगभग सेम काम लग रहा है जो सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले करते हैं कि गुड्स बेचना, उनकी प्रमोशन करना, उनकी एडवर्टीजमेंट के बारे में सोचना. तो एक्टिविटी नंबर 2, 4 एंड 5 को हमने एक ग्रुप में कर दिया, ये हमें सिमिलर लगी है. अपॉइंटिंग न्यू एम्प्लॉयज, हम इस एक्टिविटी को एक ग्रुप में डाल देते हैं, अपना एक बॉक्स आगे देखेंगे. प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल प्लान्स ऑफ द कंपनी, रिव्यू ऑफ अकाउंट्स, तो हमें लगभग सिमिलर एक्टिविटीज लग रही है, फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं. तो 7th एंड 8th एक्टिविटी को हमने एक ग्रुपिंग कर दी, ग्रुप में डाल दिया. डिसाइडिंग अबाउट द प्रोडक्शन टेक्निक्स टू बी यूज्ड, तो इसको हमने एक अलग ग्रुप बना दिया. सॉल्विंग ग्रीवेंसेस ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज की जो भी कंप्लेंट्स हैं, जो भी ग्रीवेंसेस हैं, प्रॉब्लम्स, उनको सॉल्व करना. तो ये कहीं ना कहीं अपॉइंटिंग न्यू एम्प्लॉयज और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर, मतलब एम्प्लॉयज से रिलेटेड काम है. तो हम 6th और 10th को हम एक ग्रुप में डाल देते हैं. प्रिपेयरिंग एनुअल अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, तो ये इन्हीं के साथ ही आ जाएगा जो फाइनेंशियल प्लान्स, रिव्यू ऑफ अकाउंट्स, तो ये फाइनेंस का काम है. ठीक है, तो अब हमने सबसे पहले क्या करा था क्लास, हमने सबसे पहले सभी एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई कर लिया था कि कंपनी में क्या क्या काम हो रहा है. उसके बाद हमने क्या करा क्लास, सिमिलर एक्टिविटीज को ग्रुप कर दिया. फर्स्ट एंड थर्ड सिमिलर है, सेकंड फोर्थ फिफ्थ सिमिलर. अब फर्स्ट एंड थर्ड सिमिलर, दोनों में परचेज का काम हो रहा है, तो हम इसको नाम दे सकते हैं परचेज डिपार्टमेंट. ठीक है, ये हमारा परचेज डिपार्टमेंट हो गया. 2, 4 एंड 5 इसे हम सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट नाम दे सकते हैं क्योंकि सारी एक्टिविटी सेल्स एंड मार्केटिंग से रिलेटेड है. 6th एंड 10th ये हमारा HR डिपार्टमेंट होगा, ह्यूमन रिसोर्स, जो रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज. 7, 8 एंड 11 ये हमारा हो गया फिनेंस डिपार्टमेंट, सारा काम फिनेंस से रिलेटेड है. 9th हो गया हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. ठीक है, अब क्लास हम इस स्टेप के बाद चलते हैं अपने ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस की तरफ. या उससे कितना रिलेटेड है, देखो सबसे पहला स्टेप क्या, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क. वही हमने करा कि कंपनी में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, जितने भी काम होते हैं, उन सबको हमने आइडेंटिफाई कर लिया. और देखो काम डिवाइड कर रखा है, रॉ मटेरियल कोई खरीद रहा है, सेल ऑफ गुड्स, तो हमने अलग अलग एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई कर लिया. डिपार्टमेंटलाइजेशन वही हमने अभी करा क्लास की, जो सिमिलर एक्टिविटीज थी
ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर एक्टिविटीज, जो जो आपको एक्टिविटी लगभग मिलती जुलती लग रही है उनको आपने ग्रुप कर लिया, एक ग्रुप में डाल दिया एंड उनका एक डिपार्टमेंट बना दिया कि परचेज डिपार्टमेंट परचेज वाले सारे काम करेगा, एचआर डिपार्टमेंट रिलेटेड टू एम्प्लॉइज करेगा, सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट सारा सेल्स एंड मार्केटिंग वाला काम करेगा, फाइनेंस वाले सारा फाइनेंस रिलेटेड काम करेंगे। तो हमने सिमिलर एक्टिविटीज को ग्रुप करके उनके डिपार्टमेंट्स बना दिए, तो ये हुआ डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब डिपार्टमेंट बनाने के बाद परचेज डिपार्टमेंट को चलाने के लिए हमें एम्प्लॉयज चाहिए होंगे और हम परचेज डिपार्टमेंट में वो एम्प्लॉयज को डालेंगे जो परचेज के काम में स्किल्ड है, जिनके अंदर बार्गेनिंग पावर अच्छी है, जिन्हें मार्केट की नॉलेज अच्छी है, कहां से कौन सा रॉ मटेरियल मिलता है। अगर हम बात करें फाइनेंस डिपार्टमेंट की, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में हम एक फाइनेंस मैनेजर रखेंगे, उसके अंडर सीए रखेंगे, एम्प्लॉयज रखेंगे। कौन से एम्प्लॉयज रखेंगे फाइनेंस डिपार्टमेंट में? किन एम्प्लॉयज को फाइनेंस डिपार्टमेंट में रखो? जिनकी कैलकुलेशंस बहुत अच्छी है, जिनकी अकाउंट्स की नॉलेज बहुत अच्छी है, जिनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो अकाउंट्स बैकग्राउंड से है। अगर हम बात करें एचआर डिपार्टमेंट की, तो हम उन लोगों को रखेंगे जिन्होंने एमबीए इन एचआर कर रखी है, जिन्हें एचआर और पब्लिक डीलिंग जिनकी बहुत अच्छी है। सेल्स एंड मार्केटिंग में उन एम्प्लॉयज को रखेंगे जिनकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, जो बहुत अच्छे से प्रोडक्ट का प्रमोशन, पैकेजिंग, लेबलिंग, डिजाइनिंग ये सब कर सकते हैं। तो क्लास थर्ड स्टेप होता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, यानी डिपार्टमेंट बनने के बाद हम उन डिपार्टमेंट में उन लोगों को फिट करते हैं, उन लोगों को अपॉइंट करते हैं जो उस डिपार्टमेंट के लिए बेस्ट सूटेबल होते हैं। मतलब फाइनेंस के लिए हम उन लोगों को रखेंगे जिनकी फाइनेंस को लेकर स्किल्स बहुत अच्छी है, जिनकी कैलकुलेशंस बहुत अच्छी है, अकाउंट्स की नॉलेज बहुत अच्छी है। हम परचेज में उनको रखेंगे जो परचेज के लिए सूटेबल है, यानी हम पर्सन की स्किल्स को और डिपार्टमेंट की नीड को मैच करेंगे, यानी हम पर्सन को काम देंगे उसके स्किल्स के अकॉर्डिंग। अगर कोई पर्सन कैलकुलेशन में बहुत अच्छा और सी है तो हम उसे मार्केटिंग में नहीं डालेंगे, हम उसे कहाँ डालेंगे? हम उसे डालेंगे फाइनेंस में, क्योंकि उसकी स्किल्स के अकॉर्डिंग वो वहां सूटेबल है। अगर एक पर्सन बहुत ज्यादा क्रिएटिव है और उसको बहुत मतलब कहते हैं ना इमेजिनेशन उसकी बहुत अच्छी है, एमबीए इन मार्केटिंग है, तो हम उसको एचआर में नहीं डालेंगे, हम उसे किस में डालेंगे? मार्केटिंग डिपार्टमेंट, क्योंकि उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी स्किल्स इस डिपार्टमेंट के लिए सूटेबल है। उसके बाद क्लास आप हर डिपार्टमेंट एक मैनेजर रखोगे, असिस्टेंट मैनेजर रखोगे, एम्प्लॉयज होंगे, अलग अलग पोस्ट होंगी। तो वो है क्लास एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में समझाया था, वर्किंग रिलेशनशिप, कि यहाँ पे एम्प्लॉयज को पता रहेगा कि हमारा बॉस कौन है, हमारा सबऑर्डिनेट कौन है, काम करके हमें किसे रिपोर्ट करना है एंड कौन काम करके हमें रिपोर्ट करेगा। ठीक है, तो जब आपने डिपार्टमेंट बना दिया, आपने वो एम्प्लॉयज को फिट कर दिया, तो वहां पे जैसे सपोज करो फाइनेंस डिपार्टमेंट है तो आपने उसमें फाइनेंस मैनेजर भी रखा होगा, असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर, एम्प्लॉयज, तो उन्हें अपनी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप पता होगी, किसको किसको रिपोर्ट करना, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। मार्केटिंग में आपने मार्केटिंग मैनेजर रखा होगा, असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर रखा होगा, फिर नीचे एम्प्लॉयज होंगे, तो सबको पता है कि मेरा बॉस कौन है और मेरा सबऑर्डिनेट कौन है, हु इज माई सुपीरियर, हु इज माई सबऑर्डिनेट। तो इसे बोलते हैं एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब जब क्लास आपको इस एग्जांपल से एक तरह की आपकी ब्रीफिंग हो गई ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस की, आपने ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को समझ लिया कि पहले हम सारी एक्टिविटीज लिखते हैं, देन हम सिमिलर एक्टिविटीज को ग्रुप करके डिपार्टमेंट्स बनाते हैं, देन जो एम्प्लॉय जिस डिपार्टमेंट के लिए सूटेबल है, एम्प्लॉयज की स्किल्स, नॉलेज, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसे सूटेबल डिपार्टमेंट देते हैं, एंड देन हर डिपार्टमेंट में हम एक रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बनाते हैं, मतलब हर एम्प्लॉय को क्लियर कर देते हैं कि आपका सबऑर्डिनेट कौन है और आपका सुपीरियर कौन है, हु इज टू रिपोर्ट टू हुम। ठीक है क्लास, अभी ब्रीफिंग के बाद जब हम ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस स्टडी करेंगे तो आपको बहुत इजीली और बहुत जल्दी सभी पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। सो क्लास लेट्स प्रोसीड विद द फर्स्ट पॉइंट। यस क्लास, द फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, जिसमें हम समझ चुके हैं कि कंपनी के पूरे काम को हम डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज में। पहले देखते हैं कंपनी का काम क्या है, फिर कंपनी का जो भी काम है उसे हम मैनेजेबल एक्टिविटीज, अलग अलग एक्टिविटीज में हम उसे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। सपोज कंपनी का काम है टू मैन्युफैक्चर शूज, कंपनी शूज बनाती है, लेकिन हमने उसे डिवाइड कर दिया अलग अलग काम, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ टूल, सेल्स ऑफ शूज, तो हमने उसे डिफरेंट मैनेजेबल एक्टिविटीज में डिवाइड कर दिया। क्यों डिवाइड करा? ताकि पहला रीजन,
हमने काम को अलग अलग एक्टिविटीज में डिवाइड किया, उसके दो रीजन है, सो दैट डुप्लीकेशन ऑफ वर्क कैन बी अवॉइडेड। डुप्लीकेशन होता है कि एक ही काम कंफ्यूजन में 2 या 3 बार हो जाए, मतलब एक काम मैं भी कर रही हूँ, वहां दूसरा टीचर भी कर दे, तीसरा टीचर भी कर दे, तो डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। अगर काम डिवाइडेड है अलग अलग एक्टिविटीज में, बोल दिया जाए ये काम आप करोगे, ये काम आप करोगे, ये काम आप करोगे, तो डुप्लीकेशन का चांस ही नहीं है कि एक ही काम जो है वो 2-3 लोग गलती से कर दें। जब आपने क्लियर कर दिया ये काम इसको करना है, ये काम इसको, ये काम इसको, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, एक ही काम 2 बार हो ही नहीं सकता। एंड वर्क कैन बी शेयर्ड अमंग ऑल एम्प्लॉयज। और एक्टिविटीज जब आप अलग अलग कर दोगे तो आप डिफरेंट एक्टिविटीज डिफरेंट लोगों को एलोकेट कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, तो कंपनी का जो टोटल काम है वो सभी एम्प्लॉयज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ऐसे नहीं कि वो एक ही एम्प्लॉय करेगा, ऐसा नहीं होगा। जैसे आपने देखा परचेज वाला काम परचेज के लोग करेंगे, मार्केटिंग वाला काम मार्केटिंग के लोग करेंगे, फाइनेंस का काम फाइनेंस के लोग करेंगे, एचआर का काम एचआर के लोग करेंगे, प्रोडक्शन का काम प्रोडक्शन के लोग करेंगे। यानी जो ओवरऑल काम था कंपनी का, उसे हमने जब एक्टिविटीज में डिवाइड किया, तो एक्टिविटीज में डिवाइड करने से उसका बर्डन सभी एम्प्लॉयज में शेयर हो गया, सभी एम्प्लॉयज अब मिलके वो सारे काम करेंगे। तो क्लास लेट्स रीड द लाइंस व्हिच यू मस्ट राइट इन द आंसर शीट। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग द टोटल वर्क टू बी डन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। पहले तो आइडेंटिफाई कर लो कि कंपनी में काम कितना है, उसके बाद उन्हें मैनेजेबल एक्टिविटीज में डिवाइड कर दो, जैसे मैंने यहाँ पे 11 एक्टिविटीज लिखी हुई थी। एंड डिवाइडिंग द वर्क सिस्टमैटिकली इनटू मैनेजेबल एक्टिविटीज। और डिवाइड हमें क्यों करना है, मैंने उसके 2 रीजन बता दिए, सो दैट एक तो काम डुप्लीकेट ना हो, एक ही काम कंफ्यूजन में 2 या 3 बार ना हो जाए, क्लियर हो किसको कौन सा काम करना है। एंड वर्क कैन बी शेयर्ड अमंग ऑल एम्प्लॉयज। और जो काम है वो इक्वली सभी एम्प्लॉयज सभी डिपार्टमेंट्स में क्या हो जाए, शेयर हो जाए। तो एग्जाम्पल से क्लास ऑलरेडी आपको प्रोसेस वैसे ब्रीफ हो चुका है, क्लियर हो चुका है। वी आर जस्ट going deeper into the concept and going to read the important lines which should be there in your answer sheet. That's it. ठीक है, तो सबसे पहले हमने सारी एक्टिविटीज आइडेंटिफाई कर ली एंड उन्हें डिफरेंट छोटी छोटी मैनेजेबल एक्टिविटीज में डिवाइड कर लिया। Yes class, second we must write here second step is departmentalization. अभी हमने वैसे पढ़ा था, एग्जाम्पल में भी समझा, डिपार्टमेंटलाइजेशन मीन्स सिमिलर एक्टिविटीज को जब हम ग्रुप कर देते हैं, ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर एक्टिविटी, जो सिमिलर सी एक्टिविटीज उन्हें हम एक जगह कलेक्ट करके डिपार्टमेंट बना देते हैं, दैट थिंग इज कॉल्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो एक्टिविटीज विच आर सिमिलर इन नेचर आर ग्रुप्ड टुगेदर, दिस ग्रुपिंग प्रोसेस इज कॉल्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन। ये तो हमने अच्छे से समझ लिया, लेकिन क्लास आपको थोड़ी सी और डिटेल समझनी है इस पॉइंट में, वो है जो डिपार्टमेंट्स है, वैसे तो वो किसी भी बेसिस पे बन सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, कि आपका दिल्ली वाला ऑफिस, मुंबई वाला ऑफिस, बेंगलुरु वाला ऑफिस, बट बेसिकली जो आपके कोर्स में है, आपके कोर्स में डिपार्टमेंटलाइजेशन के 2 मेथड्स हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। क्लास यहाँ जो मैं लिख रही हूँ ये सिर्फ एक ट्रेलर है, जो एक्चुअल फिल्म है वो आपकी आगे टॉपिक आएगा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जिसके अंदर आप फुल डिटेल में स्टडी करोगे फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड फुल डिटेल में आप स्टडी करोगे डिविजनल स्ट्रक्चर। मतलब इतनी डिटेल में आप पढ़ोगे कि आप फंक्शनल स्ट्रक्चर के फीचर्स, उसके मेरिट्स, डीमेरिट्स, डिविजनल के फीचर्स, मेरिट, डीमेरिट्स, आगे जाके पूरा एक बड़ा डिटेल टॉपिक है जो आपको वेट कर रहा है चैप्टर में आगे। यहाँ तो आपको जस्ट एक यू कैन से कि 1 और 2 सेंटेंस में आपको इसका बस एक मीनिंग समझ लेना है। तो जो डिपार्टमेंट्स है क्लास, वैसे तो वो बहुत बेसिस पे बन सकते हैं, देयर आर मेनी बेसिस ऑन विच डिपार्टमेंट्स कैन बी फॉर्म्ड, बट आपके कोर्स में पर्टिकुलरली 2 ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। क्लास फंक्शनल स्ट्रक्चर वो है जो अभी हमने एग्जांपल में डिस्कस करा था। इसके अंदर क्या होते हैं, जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, दे आर फ्रेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फंक्शंस, लाइक प्रोडक्शन फंक्शन के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग फंक्शन के लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस का जो भी काम करना है उसके लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय से रिलेटेड जो भी काम करना है उसके लिए आपका ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ठीक है, तो व्हेन द डिपार्टमेंट्स आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, मार्क माय वर्ड्स क्लास, when the departments are formed on the basis of function, it is called functional structure. And अगर हम divisional की बात करें, when the departments are formed on the basis of product lines, क्योंकि कई कंपनीज होती हैं जो एक ही प्रोडक्ट नहीं बनाती, वो 3-4 टाइप के प्रोडक्ट्स बना रही होती हैं, तो वो प्रोडक्ट्स के बेसिस पे डिपार्टमेंट कर लेते हैं। जैसे सपोज एक कंपनी है जो 3 डिफरेंट लाइन्स ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है, कॉस्मेटिक्स, गारमेंट्स एंड फुटवियर, तो उन्होंने तीनों प्रोडक्ट लाइन के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना दिया। कॉस्मेटिक के लिए अपना कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट बना दिया, जितना भी काम होगा कॉस्मेटिक से रिलेटेड वो इस डिपार्टमेंट में होगा।
गारमेंट डिपार्टमेंट में डाल दिया, जितना भी काम गारमेंट से रिलेटेड होगा वो गारमेंट डिपार्टमेंट में डाल दिया, एंड जितना भी काम फुटवेयर यानी शूज एंड सैंडल से रिलेटेड होगा उसे फुटवेयर में डाल दिया। तो सिंपल सा लॉजिक अभी आपको समझना है, बहुत डिटेल में तो हम पढ़ेंगे ही कंप्लीटली इलैबोरेट करके, बट अभी प्रोसेस में जितना है इसे वहीं तक रखते हैं, स्कोप उतना ही रखते हैं। तो व्हेन द डिपार्टमेंट्स आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन्स, जब आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बेसिस पे डिपार्टमेंट बना रहे हो, व्हेन द डिपार्टमेंट्स आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन, इट इज कॉल्ड डिविजनल स्ट्रक्चर। इज दैट क्लियर क्लास? तो डिपार्टमेंट्स तो ये है कि ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर एक्टिविटीज, तो आप फंक्शंस के बेस पे भी डिपार्टमेंट्स बना सकते हो एंड आप डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस के बेसिस पे भी डिपार्टमेंट बना सकते हो। तो व्हेन द डिपार्टमेंट्स आर फ्रेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, इट इज कॉल्ड फंक्शनल स्ट्रक्चर, एंड व्हेन द डिपार्टमेंट्स आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स, डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन, then it is called divisional structure. Okay class, now let's move to the third point. Yes class, third step, assignment of duties. जैसे कि हमने डिस्कस करा था क्लास एग्जाम्पल में कि अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट है तो हम उन एम्प्लॉयज को फाइनेंस डिपार्टमेंट में अपॉइंट करेंगे जो फाइनेंस के लिए बेस्ट सूटेबल है, हम मार्केटिंग में उन एम्प्लॉयज को अपॉइंट करेंगे जो उसके लिए बेस्ट सूटेबल है। उसी चीज को यहाँ पे इलैबोरेट किया हुआ है क्लास। आफ्टर फॉर्मिंग डिपार्टमेंट्स, वर्क इज एलोकेटेड टू डिफरेंट एम्प्लॉयज। भाई डिपार्टमेंट बना के क्या करोगे अगर वहाँ एम्प्लॉयज ही नहीं होंगे, तो आप डिपार्टमेंट बनाने के बाद वहाँ पे एम्प्लॉयज को एलोकेट करते हो, अपॉइंट करते हो। ईच डिपार्टमेंट फॉर्म, क्लास ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो जनरली स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं। ईच डिपार्टमेंट फॉर्म इज प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ एन इंडिविजुअल। सबसे पहले आप ये बताते हो कि आप कोई भी डिपार्टमेंट बनाते हो, सबसे पहले आप उसका मैनेजर अपॉइंट करते हो। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स डिपार्टमेंट है तो सेल्स मैनेजर। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो जनरली स्टूडेंट एक्सप्लेनेशन में नहीं लिखते हैं, अपने मार्क्स लूज करते हैं। ईच डिपार्टमेंट फॉर्म्ड is placed under the charge of an individual. You have to mention it, mandatory है ये। क्या पहले ये बताओ कि हर डिपार्टमेंट का एक हेड बनाया जाता है, हर डिपार्टमेंट का चार्ज किसी इंडिविजुअल को दिया जाता है जो उस डिपार्टमेंट का मैनेजर बनता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का चार्ज किसे दिया जाएगा? प्रोडक्शन मैनेजर को। उसके बाद क्लास आप जो भी एम्प्लॉयज अपॉइंट करोगे, ड्यूटी शुड बी असाइंड टू द इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉलेज, स्किल्स, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। अगर एक पर्सन की नॉलेज, क्वालिफिकेशन, स्किल, कैलकुलेशन में, अकाउंट्स में है, उसने सीए करी हुई है, तो आप उसे फाइनेंस डिपार्टमेंट ही दोगे, ना कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। बात समझ आ रही है क्लास? कि आपको एक इंडिविजुअल को काम देना है मैचिंग टू हिज और हर स्किल्स, नॉलेज, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। क्लास ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस पॉइंट का कंक्लूजन बनेगी। प्रॉपर मैच शुड बी मेड बिटवीन द नेचर ऑफ द जॉब एंड द एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल। बात वही कह रहे हैं हम, बट एक कंक्लूड कर रहे हैं, एग्जामिनर के सामने एक जस्ट पॉइंट प्रेजेंट कर रहे हैं कि प्रॉपर मैच होना चाहिए किन दो चीजों के बीच में? द नेचर ऑफ द जॉब, कि जॉब कैसी है, एंड द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल की एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही उसे जॉब दो, या कहो जॉब के अकॉर्डिंग ही इंडिविजुअल की एबिलिटी चेक करो एंड देन उसको जॉब दो। मीन्स इंडिविजुअल की स्किल उसकी जॉब से मैच करनी चाहिए, इंडिविजुअल की जो नॉलेज है, जो स्किल है, जो क्वालिफिकेशन है, जो एक्सपीरियंस है, उसी के अकॉर्डिंग हमें उसे जॉब देनी है। इज दैट क्लियर क्लास? तो आई होप द पॉइंट नंबर 3, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, इज क्लियर टू एवरीबडी। यस क्लास, द लास्ट स्टेप, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। क्लास ध्यान से इसको बेस से समझो। देखो कोई भी जॉब जब कोई पर्सन करता है, या विद एवरी जॉब देयर आर टू थिंग्स अटैच्ड, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में भी पढ़ा है, बट एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। लेट्स रिकैपिचुलेट। अथॉरिटी मींस राइट टू गिव ऑर्डर्स, कि आपके पास राइट है, आप बॉस हो, आप अपने से जो सबऑर्डिनेट पर्सन है उसको आप ऑर्डर दे सकते हो। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मींस इट्स योर ऑब्लिगेशन, इट्स योर ड्यूटी, कि आपके सुपीरियर ने आपको जो ऑर्डर दिया है, जो काम दिया है, आपको उसे करके रिपोर्ट करना है। ठीक है, तो अथॉरिटी मींस यू हैव द राइट टू गिव ऑर्डर टू समवन, and responsibility means you have the obligation to perform a task, to complete a task given to you by your superior, कि आपसे ऊपर वाले ने, आपके बॉस ने आपको जो भी काम दिया आपको वो करके दिखाना। तो with every job there are two things attached, authority and responsibility। अब आगे देखो क्लास, each individual should also know who he has to take orders from, कि उसे ऑर्डर किस से लेने हैं, यानी यह बात किसकी हो रही है? सुपीरियर की, कि आपको ये जानना है who is your superior। तो एवरी इंडिविजुअल शुड नो हु ही हैज टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम, आपको किससे ऑर्डर्स लेने हैं, यानी हु इज योर बॉस, हु इज योर सुपीरियर।
and to whom he is accountable. ठीक है, and ध्यान से देखो क्लास, who he has to take order from and to whom he is accountable, और वो किसको accountable है, मतलब उसे किसको आंसर देना है. इज दैट क्लियर? तो आपको आपके बॉस का जरूर पता होना चाहिए एंड यू मस्ट नो कि आपका सबऑर्डिनेट कौन है. बट सबऑर्डिनेट से भी इंपॉर्टेंट है पहले आपको ये पता आपका सुपीरियर कौन है. तो आपको पता होना चाहिए आपको किससे ऑर्डर्स लेने हैं और आप किसके लिए अकाउंटेबल, आपको किसको जवाब देना है अगर काम नहीं हुआ तो. इट मीन्स देयर मस्ट बी सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, क्योंकि जब आपका सुपीरियर होगा तो आप उसके क्या होगे, सबऑर्डिनेट. भाई जब आपको पता है मुझे इस पर्सन से ऑर्डर लेना है और मुझे इसे काम करके दिखाना है तो वो सुपीरियर है और आप कौन हो गए, सबऑर्डिनेट. तो कौन सी रिलेशनशिप डेवलप हो गई, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप. ठीक है, अब एग्जांपल देखो, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर है, असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर है एंड वर्कर है. तो क्लास अब देखो इसमें जो असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर है उसे क्लियर है मेरा बॉस कौन है, प्रोडक्शन मैनेजर. ही हैज टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम हिम एंड ही इज अकाउंटेबल टू हिम. वैसे प्रोडक्शन मैनेजर से ऑर्डर लेना, उसको उसे जवाब भी देना. आंसरेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मीन्स आंसरेबिलिटी, आपको उसे जवाब देना अगर काम नहीं हुआ तो. एंड असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर का सबऑर्डिनेट कौन है, वर्कर. असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर किसको ऑर्डर दे सकता है, वर्कर को. ठीक है, अब अगर हम प्रोडक्शन मैनेजर की बात करें तो इसका जो सबऑर्डिनेट है वो असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर है एंड सुपीरियर वुड बी मैनेजिंग डायरेक्टर और जो भी पोस्ट है कंपनी में. तो आप देख रहे हो क्लास, ये हायरार्कियल स्ट्रक्चर बन जाता है. हायरार्की समझते हो, चेन. ठीक है ना. तो ये जो सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप है ये क्या फॉर्म करती है, हायरार्कियल स्ट्रक्चर लाइक अ चेन की हेड, फिर उससे नीचे वाला पर्सन, फिर उससे सबऑर्डिनेट, फिर उससे सबऑर्डिनेट. तो ये जरूर आप ध्यान रखना कि ये जो लास्ट पॉइंट है हमारा, जो लास्ट स्टेप है हमारा, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, इट क्रिएट सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप. कि एम्प्लॉय को पता चल जाता है उसको सुपीरियर कौन है, उसका सबऑर्डिनेट कौन है, उसे किससे ऑर्डर लेने हैं, वो किससे ऑर्डर दे सकता है. इट क्रिएट्स अ हायरार्कियल स्ट्रक्चर, एक हायरार्की बन जाती है, चेन बन जाती है कमांड की. ठीक है, इज दैट क्लियर क्लास? तो हमने ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस फुल डिटेल में समझ लिया है. फुल डिटेल में आई हैव एक्सप्लेन टू यू द इंपॉर्टेंट लाइंस व्हिच यू मस्ट राइट. तो एक बार फटाफट देख लो. सबसे पहले हम सारी एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करते हैं जो कंपनी में होनी होती है, उन्हें मैनेजेबल एक्टिविटीज में डिवाइड करते हैं. किस लिए करते हैं, दो रीजंस थे उसके. एक तो जो वर्क है वो डिवाइड हो जाए सभी एम्प्लॉयज में, वर्क कैन बी शेयर्ड अमंग ऑल एम्प्लॉयज, और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क ना हो. देन हम सिमिलर एक्टिविटीज को ग्रुप करके डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं. डिपार्टमेंटलाइजेशन 2 फॉर्म में आपको पढ़नी है, फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर. देन पर्सन की, इंडिविजुअल की कैपेबिलिटी, स्किल्स, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हम उसे डिपार्टमेंट देते हैं, जॉब देते हैं. एंड देन एट द लास्ट वी एस्टैब्लिश रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, दैट इज सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप. Is that clear class? So I hope the topic is complete to you. If you have any doubt, just mark it in the comment box.